आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। SCO सरबराह इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के सामने राजनाथ सिंह की दो टूक। दहशतगर्दी को पनाह देने वालों को भारत हरगिज़ नहीं करेगा बर्दाश्त। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का तस्करा करते हुए कहा, बेगुनाहों का खून बहाने वाले को कभी नहीं बख्शा जाएगा। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेगा। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। भारतीय कलाबाज शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन पर। ड्रैगन कलाई जहाज तकरीबन 28 घंटे के सफर के बाद आज शाम 4:30 बजे ISS पर करेगा डॉकिंग। मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक बारिश का सिलसिला जारी। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक सैलाब में लापता मजदूरों की तलाश जारी। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी तक मानसून का इंतजार बाकी। इस बार नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की राजस्थान करेगा मेजबानी। 200 यूनिवर्सिटियों के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का करेंगे मुजाहरा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के शहर किंगदाओ में SCO वज़राए दिफा की मीटिंग में पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने सरहद पार दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। वज़ीर दिफा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी की काबिल मजम्मत कार्रवाइयों के मुजरिमों, मुंतज़िमीन, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सरों का एहतसाब करने और इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में पहलगाम हमले के हवाला देते हुए कहा कि भारत ने सरहद पार दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है और ये ऑपरेशन सिंदूर हमेशा जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक सरहद पार से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं रुकती हैं उस वक्त तक ये बिल्कुल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुजरिमों, मुंतज़िमीन, माली मुआवनत करने वालों और स्पॉन्सरों का एहतसाब करने और इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के रेट्स मैकेनिज्म का हवाला देते हुए कहा, हमें अपने नौजवानों में बुनियाद परस्ती के फैलाव को रोकने के लिए भी फ़आल इक़दामात करने चाहिए। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy
and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वस्ती एशिया के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए रुकन ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करना होगा। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल साउथ ब्लॉक में प्रगति की 48वीं मीटिंग की सदारत की, जो मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म जिसका मकसद मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की कोशिशों को बग़ैर किसी रुकावट के मजबूत करते हुए फ़आल तर्ज़ हुक्मरानी और बरवक्त निफाज को फ़रोग़ देना है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मादनियात, रेलवे और आबी वसाइल के शोबों में बाज़ अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों का जायज़ा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, पसमानदा और महरूम आबादी के मेयारी सेहत की देखभाल तक मुसावी रसाई को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ वज़ारतों, महकमों और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के ज़रिए किए गए मिसाली तरीक़ों का जायज़ा लिया। उन्होंने इन इक़दामात का स्ट्रेटेजिक अहमियत और दिफाई माहौलियाती निज़ाम में जिद्दत तराज़ी को फ़रोग़ देने की सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दिफाई शोबे में भारत की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी का अक्कास बताया। मिशन एक्सियम 4 के अमले के चारों मुसाफिर 14 दिन के मिशन पर कला के लिए रवाना हो गए हैं। ये 4 मुसाफिर ज़मीन के निचले मदार में जाएंगे और आज ISS के हारमोनी मॉड्यूल की कलाई समत वाली बंदरगाह पर डॉकिंग करेंगे। तकरीबन 28 घंटे के सफ़र के बाद एक्सियम 4 मिशन को ले जाने वाला ड्रैगन कलाई जहाज़ भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉकिंग करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन कलाई जहाज़ बैनुल-अक़वामी कलाई स्टेशन तक पहुंचने के बाद इससे जुड़ता है। मिशन के अमले के 4 अरकान इस अरसे के दौरान 60 तजुर्बात भी करेंगे। 14 दिनों के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपर फूड जैसे मूंग और मेथी और अलगी पर तहकीक करेंगे। ये तमाम तजुर्बात भारतीय साइंसदानों ने तैयार किए हैं। इसके साथ ही शुभांशु इंसानी जिस्म पर कला के असरात का भी मुताला करेंगे। वो अपने साथ जवाय नाम का एक सफ़ेद हंस नुमा खिलौना भी ले गए हैं, जो वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी माहौल को दिखाने में मदद देगा। वो इस मिशन के दौरान तलबा और लोगों से बातचीत भी करेंगे ताकि उनसे रब्ता कायम किया जा सके। ये बैनुल-अक़वामी कलाई स्टेशन पर अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी वसी तहकीक और साइंस से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ होंगी।
हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। कांगड़ा जिले में धर्मशाला के करीब खनियारा के करीब मनोनी खड्ड में सैलाब में बह जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पानी के तेज बहाव में एक जेसीबी के बह जाने की भी खबर है। दोनों मजदूर मनोनी खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे और दीगर रियासतों के रिहायशी थे। कांगड़े के डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि हम लापता अफराद की तादाद मालूम करने के लिए लोगों की गिनती कर रहे हैं। हमें 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ के साथ हमारी एसडीआरएफ की, पुलिस की और एसडीएम तहसीलदार, एडिशनल एसपी मौके पर हैं और हेड काउंट हम करवा रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट असर्टन हो पाए कि कितने लोग मिसिंग हैं। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कितने लोग वहाँ से कुछ उनके साथ अनहोनी होने की संभावना है। अभी फ़िलहाल इस वक्त हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आते ही बारिश का मौसम शुरू हो गया है। रियासत में नदी और नालों में तुगयानी है, इसलिए मंडी ज़िले में पानी की सतह बढ़ने की वजह से पंडो डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं। कुल्लू ज़िले के सनीज वादी में बादल फटने के वाक़े के बाद दरियाए ब्यास की सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस वक्त डैम से फी सेकंड 28,725 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम में फी सेकंड 33,011 क्यूसिक पानी पहुंच रहा है। ब्यास नदी के पानी की सतह बढ़ने की वजह से मंडी शहर के मशहूर पंचकोत्रा महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। ज़िला इंतज़ामिया पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और मुसलसल निगरानी भी जारी है। मंडी ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों और मकामी लोगों से दरियाए ब्यास के किनारे न जाने की अपील की है और उन्हें किसी भी सूरत हाल में मोहतात रहने को कहा गया है। दिल्ली में महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में, जबकि उत्तर प्रदेश में शनिचर तक मानसून की आमद का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत मगरबी उत्तर प्रदेश के कई अजला में गरज चमक के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली में महकमा मौसमियात ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी रियासतों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में मुसलसल बारिश जारी है। उत्तराखंड में महकमा मौसमियात ने आज रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना अजला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी बाज़ मकामात पर गर्मी और बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। अमन और अमान के हवाले से इस मीटिंग में वज़ीर आला योगी ने आला हुक्काम को वाज़ेह हिदायत दी कि त्योहारों के दौरान जोश खरोश का मुजाहरा किया जाए, लेकिन कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। वज़ीर आला ने आइंदा मजहबी तकरीबात जैसे कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के हवाले से सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने कहा किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज सरगर्मी या अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड के रांची जिले के सिली ब्लॉक की कूचा पंचायत के मालदो गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गांव वाले के घर में तेंदुआ दाखिल हो गया। ये वाकया गांव के पूरनपुर महतो के घर में पेश आया। फिलहाल पुलामा टाइगर रिजर्व और महकमा जंगलात रांची की मुश्तरका टीम ने कामयाबी से तेंदुए को पकड़ लिया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर प्रत्युष उपाध्याय ने कहा कि हमने मकामी चिड़ियाघर और प्लामोटा टाइगर रिजर्व से टीमें बुलाई हैं। हम उसे मेडिकल चेकअप के बाद प्लामो टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का इम्तिहान तालीमी सेशन 2026 से साल में 2 बार लिया जाएगा। बोर्ड ने तमाम ज़वाबित को मंजूरी दे दी है। अगले साल से इम्तिहान 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। पहला मरहला फरवरी में होगा, दूसरा मरहला मई में होगा।
पहला मरहला तमाम तलबा के लिए लाजमी किया जाएगा। अगर पहले मरहले में किसी तालिब इल्म के नंबर कम होंगे तो दूसरे मरहले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके बेहतर हो सकेगा। दोनों मरहलों के नताइज का ऐलान अप्रैल और जून में किया जाएगा। यह फैसला नई तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात के ऐन मुताबिक है। भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और ओएनडीसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की है। इस शराकतदारी के जरिए अब आप रैपिडो ऐप के जरिए भी दिल्ली मेट्रो के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने इस मामले पर डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ डीएमआरसी के एमडी विकास कुमार मौजूद हैं। एक करार जो हुआ है रैपिडो के साथ, इस करार के क्या मायने हैं? जो हमारी लास्ट माइल है, जब पैसेंजर को मेट्रो स्टेशन पे आना पड़ता है और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य जाना पड़ता है, तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। रैपिडो के आने से ये हो गया कि वो अपनी कन्वीनियंस पे अपने ऑप्शन बुक कर सकता है और वो राइड को ले सकता है और मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और सीमलेस है। एक ही क्लिक में वो अपनी लास्ट और फर्स्ट माइल की राइड भी बुक कर लेगा और मेट्रो टिकट भी बुक कर लेगा और उसको पता भी रहेगा कि उसकी राइड इस टाइम है। अदरवाइज़ और जो मोड्स हैं उसके लिए बस है या उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी कब नहीं आएगी। मेट्रो की भी अपनी बस सेवाएं हैं जो एक स्टेशन से लास्ट पोजीशन तक है, तो उसके साथ ये सेवाएं कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेट्रो की बस सेवाएं जो हैं वो मेट्रो नहीं, वो दिल्ली सरकार की जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो चलाता है। ठीक है, वो भी एक मोड है लोगों के जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आजकल ऑप्शन ये है कि पैसेंजर को आप ऑप्शन दीजिए, जो मोड उसको सहूलियत लगे वो इस्तेमाल करे। तो ये एक रैपिडो भी एक ऑप्शन मिला है उसे, उसी तरह बस तो एक ऑप्शन है ही उसके पास। लेकिन बस में जो देखा गया है, ये देखा गया अगर बड़ी बसेस होती हैं और हमारे स्टेशन से चलती हैं तो कई बार उसमें स्टेशन से इतना ऑफटेक ही नहीं आता है कि उतने पैसेंजर्स भरें, तो कई बार वो बस खाली भी जाती है, जिससे कि प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। इसमें तो हर तरह की राइड अवेलेबल है आपके पास। सिंगल राइड के लिए 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, सारा कुछ है। हमारे पास स्मार्ट कार्ड है और जिसके ज़रिए हमें 10% की छूट मिलती है। रैपिडो भी दावा कर रही है कि हम जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनको हम छूट देंगे। इसको हम किस तरीके से देखें? नहीं, रैपिडो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी सर्विस की तरफ और ओवरऑल वो देखेंगे कि जब बढ़िया सर्विस मिल रही तो और लोग आएंगे। तो वो उनका प्लान हमें लगता है ये है कि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, जिससे वॉल्यूम्स में मिल जाए तो उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी होगा। इस करार से जो आम जनता है, जो आम यात्री है, उनको ज़रूर अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है? सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, आज के ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने जिसे शह सुर्खी बनाई है उनमें एक खबर है CBSE 10वीं बोर्ड का इम्तिहान अब साल में 2 बार लिया जाएगा। ये इम्तिहान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन साल 2025 से ही लागू करेगी। इसमें 10वीं क्लास के बच्चों को इम्तिहान देना होगा 2 बार, जबकि ये 12वीं क्लास पर अभी नाफिज नहीं होगा। सिर्फ 10वीं के लिए ये शराइत हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें है ईरान ने दोबारा न्यूक्लियाई प्रोग्राम शुरू किया तो फिर करेंगे हमला। ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि हालिया हमले में ईरान की न्यूक्लियाई तंसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमेरिकी मीडिया का दावा, रिपोर्ट्स फर्जी हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हालिया तंसीबात को जो ईरान में निशाना बनाया गया था उनमें ज़्यादातर तबाह हुई हैं, लेकिन ये दावा किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। गज़ा में अफसर समेत 7 इजरायली फ़ौजी एहलकार हलाक।
इसराइल, जबकि दूसरी झेली सुर्खी बनाई गई है, इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की कमी का सामना है। गजा में हमास की जानिब से किए गए हमले में इसराइली फ़ौज के एक अफसर समेत 7 फौजी एहलकार भी हलाक हो गए हैं, जबकि एक अलग हमले में एक इसराइली फ़ौजी भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। ये खबररसा एजेंसी राइटर्स की अपनी खबर है। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। इसमें हिमाचल के कुल्लू में 2 मकामात पर बादल फटे, आरजी पुल बह गया। हल्द्वानी में 4 लोग हलाक हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू में बुध को 2 मकामात पर बादल फटे, जिसमें तो ज्वाला नदी में तुगयानी आ गई है और मैकेनिक के ब्रह्म गंगा में बादल फटने से यहाँ के नदी नालों की आबी सतह में इजाफा हो गया है। नाज़रीन, आज के उर्दू अखबारात में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी और ईरानी आला हुक्काम अगले हफ्ते जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए बातचीत करेंगे, जो इज़राइल और तेहरान के दरमियान हालिया तनाज़ुर की वजह से रुक गए हैं। हॉलैंड में नेटो सरबराह इजलास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहा है और मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीकी हमलों ने ईरान को एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान के एटमी तनसीबात को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इज़राइल और ईरान के दरमियान एक नाजुक जंगबंदी बुध को एक चट्टानी आगाज़ के बाद बरकरार नज़र आती है, जिससे उम्मीद पैदा होती है कि एक तवील मुद्दती अमन मुआहदा हो सकता है। ताहम ईरान ने इसरार किया है कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि ये जंगबंदी बहुत अच्छी तरह जारी है। जनूबी गजा में फौजी ऑपरेशन के दौरान एक धमाकाखेज आले से इजरायली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ी के टकराने से 7 इजरायली फौजी हलाक हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक ऑपरेटिव ने खान यूनुस में फ़ौजियों को ले जाने वाली बख्तरबंद जंगी इंजीनियरिंग गाड़ी पर बम नस्ब कर दिया। धमाके से CEV को आग लग गई, जिससे गाड़ी में मौजूद तमाम फौजी हलाक हो गए। नेपाल में काठमांडू की खुसूसी अदालत ने पतंजलि ज़मीन घोटाले मामले में साबिक वज़ीर आज़म माधव कुमार नेपाल को ज़मानत दे दी है। अब वो हिरासत में लिए बगैर मुकदमे में पेश होंगे। ये मामला उस वक्त का है जब वो नेपाल के वज़ीर आज़म थे। काबिल ज़िक्र है कि पतंजलि ज़मीन घोटाले मामले में CIA ने माधव कुमार समेत 93 लोगों के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया था। नेपाल में किसी साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह का ये पहला मामला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत न सिर्फ अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बना रहा है, बल्कि इजराइल और ईरान में फंसे पड़ोसी ममालिक के शहरियों की मदद करके एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत भी दे रहा है। बुध को ईरान से 300 अफराद दिल्ली पहुंचे, जिनमें 4 नेपाली शहरी भी शामिल थे। DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो के साथ एक खुसूसी बातचीत में नेपाली शहरियों ने ईरान से अपनी बहिफाजत वापसी पर हुकूमत हिंद की तारीफ की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के जयपुर में मुनक्किद होंगे। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी मुश्तरका तौर पर इसकी मेज़बानी करेंगी। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां सीज़न होगा, जो फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। इन गेम्स में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के 4000 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत मुतवक्के है। ये पहला मौका होगा जब राजस्थान इन खेलों की मेज़बानी करेगा। इन खेलों का मकसद खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क को खेलों की सुपर पावर बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर खेल को मजबूत बनाना एक ख़ास हदफ है। और अब पेश है मौसम का हाल।
नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।